गुलामगिरी के अध्याय 15 में ढोंडीराव कहते हैं कि सरकारी शिक्षा विभाग के कर्मचारी जहाँ पे वो बैठे हैं वहाँ पे सब ये गुलाबी बेईमानी करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ज्योतिराव कहते हैं कि इसका मतलब साफ है कि जिन ब्राह्मणों को डर था कि हमारी पोल न खुल जाए, उन किताबों की वजह से सरकार को सिफारिश करके पत्रों के माध्यमों से, व्यक्तिगत माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उन सारे पुस्तकों को, सारे पाठ्यक्रमों से हटा दिया गया। इस तरह से वो गुलामी बेईमानी करते हैं और इसमें सरकार भी दोषी है। तब ढोंडीराव कहते हैं कि इसमें सरकार की क्या दोष? तब इसकी जवाब देते हुए ज्योतिराव लिखते हैं कि इसमें सरकार की वही दोष है कि जिन व्यक्तियों ने किताब लिखे थे और जिन व्यक्तियों ने किताब को हटाने की सिफारिश की है, उन्हीं व्यक्तियों को सरकार फिर से शूद्र, अति शूद्र, अछूतों को पढ़ाने के लिए उसी शिक्षकों को यहाँ पे लाकर बैठा दिया। शिक्षक सही ढंग से पढ़ा पाएंगे? इसमें सरकार की गलती नहीं है तो किसकी है? सोचने की बात है ढोंडीराव। प्रश्न में ढोंडीराव पूछते हैं कि मैंने सुना है पीलीटी में बैठे कुछ शूद्र, अति शूद्र इतने होशियार हैं और इतने पढ़े लिखे हैं कि अरे गोविंदा शब्द से ही पहचान जाते हैं और समझ जाते हैं और सिर हिलाकर कह देते हैं और दस्तखत कर देते हैं। क्या ऐसे और शूद्र, अति शूद्र में मिल जाएंगे ऐसे व्यक्तिगत, ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान? ज्योतिराव से पूछते हैं ढोंडीराव। तो ज्योतिराव कहते हैं कि हाँ, इससे भी अधिक पढ़े लिखे, अच्छा से बोलने समझने वाले, लिखने वाले मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे समाज में कि मिलेंगे। सिर्फ वही नहीं है ढोंडीराव, और भी हमारे समाज में है जो अच्छे से बात विचार समझते हैं, बोलते हैं, लिखते पढ़ते हैं। ढोंडीराव ज्योतिराव से कि म्युनिसिपैलिटी में हद से ज़्यादा यानी अधिक जनसंख्या वाले कौन से सदस्य हैं? तो ज्योतिराव कहते हैं कि ब्राह्मण जाति के हद से ज़्यादा बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए, बड़े बड़े अधिकारियों में बैठे हैं जो वही जाति के हैं। शूद्र, अति शूद्र बहुत कम है, और अछूत की तो बात ही मत कहो। वो तो बेचारे क्वेश्चन जब उठाते हैं ज्योतिराव से, तो कहते हैं कि जल विभाग के बारे में बात करते हैं। तो जल विभाग के बारे में भी कहते हैं कि वहाँ पे जल प्रदाय में, जल विभाग में जो वहाँ पे बैठे हुए ब्राह्मण बैठे हुए हैं, वो ऐसे ऐसे हरकत करते हैं कि ब्राह्मण बस्तियों के लिए पानी मनमना देते हैं, और मनमना इतना देते हैं कि पानी बहती है, बेकार की जाती है। उसके उल्टा देखें तो शूद्रों, अति शूद्रों के बस्तियों में पानी सिर्फ सुबह में 2 घंटे जाती है, उसके बाद वो प्यासे मरने की नौबत आ जाती है, फिर भी नहीं जाते। लेकिन इसके अलावा कुछ बस्तियों से सरकारी सार्वजनिक मांग की गई थी सरकार के तौर पर, सरकार से, लेकिन आज तक जल प्रबंधन विभाग और जल प्रदाय वाटर डिपार्टमेंट को कान पर जू नहीं रही और एक भी नहीं सुनी और नहीं काम किया। इस तरह से हमारे शूद्रों, अति शूद्रों पे अत्याचार होता है और उसे अनदेखी किया जाता है सरकारी कार्यालय द्वारा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ज्योतिराव? तब लिखते हैं कि पत्रकार भी उसी के पक्ष में है। ये जो है ना, ब्राह्मण जाति के सारे पत्रकार हैं, सारे
मीडिया कर्मी उसी को हैं, और ये सब दिखाने के लिए उसकी एक भी कलम नहीं चलेगी और ना ही मुंह खुलेगी। इसके उल्टा में अगर जो कोई अंग्रेज अधिकारी होता या अंग्रेज मुखिया होता या अंग्रेजी होता, शूद्र होता, अतिशूद्र होता, दलित होता, तो उसके लिए ये लोग इतना लिखते बोलते, इतना बोलते कि उसे त्यागपत्र देना पड़ता और इस्तीफा देना पड़ता। क्यों? सब अपनी समाज की, ये लोग अपनी समाज की भलाई और आगे बढ़ाने की काम करते हैं, क्योंकि इनके हाथों में सत्ता है। इस तरह से लिखते हैं। अगला प्रश्न उठाते हुए ढोंडी राव कहते हैं कि इन सब बातों को जब मीडिया नहीं उठाती है, पत्रकार नहीं उठाते हैं, तो ऐसा कीजिए कि आप ही एक किताब लिखिए और दक्षिणा प्राइज को दीजिए, और वो आपकी किताबों को प्रकाशित करेंगे और वहाँ से सरकार तक बातें जाएगी और जनता तक बातें जाएगी। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तब ज्योतिराव कहते हैं कि मैंने पिछली बार एक नाटक लिखा था और दक्षिणा प्राइज को दिया था, लेकिन दक्षिणा प्राइज के संपादक और वहाँ के सलाहकार जो है ये कहकर टाल दिया कि ये पसंद नहीं है, और फिर वो नहीं छप पाया और उसको रख दिया गया। कि वहाँ पे यूरोपियन सदस्य भी थे, लेकिन इनकी जनसंख्या होने की वजह से यूरोपियन सदस्यों की एक भी न चली और इस तरह से वो नहीं छपा सका और जस की तस रखी रही। ढोंडी राव कहते हैं कि आप ही अपने लोगों के लिए आगे नहीं आते हैं और आपको आगे आने की आदत नहीं है। इसी का सही काम करने के लिए गलत बातों को सहारा नहीं लेना चाहिए। एक किताब नहीं बिकी तो क्या हुआ, उसे मैंने अपने खर्चे से छपा लिया और उसे अपने खर्चे पे बेच दिया। इसमें किसकी हानि हुई? वो दक्षिणा प्राइज की हुई कि एक छोटी सी काम के लिए मैं किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकता और हाथ फैला नहीं सकता। ये मेरा स्वाभिमान है और मैं ये बातें अपने पिताजी से सीखा हूँ और इसे मैं नहीं छोड़ सकता। ढोंडी राव प्रश्न पूछते हैं कि अचानक से आप यूरोपियनों के घर आना जाना क्यों कर दिए और अचानक से उनसे बात विचार करना क्यों बंद कर दिया? इसके पीछे क्या कारण? तब ज्योतिराव बताते हैं जब ब्राह्मणों के लड़कियों के लिए स्कूल खोला और तो इसके लिए सरकार ने मुझे साल भेंट किया था और बहुत से तारीफें की थी और सरकार ने सहयोग भी किया था, यूरोपियन लोग ने सहयोग भी किया था। इसके लिए अगर जो मैं अपने शरीर के चमड़े की जूती बनाकर भी उन्हें पहनाऊं तो भी उनके उपकार को मैं चुका नहीं पाऊंगा। इतना मुझ पे सहयोग किया। लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे थे कि उनके साफ दिखाई दे रहा था कि इन अछूतों के, दलितों के, शूद्रों, अतिशूद्रों के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। उनकी भाव से दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे ब्राह्मणों में और हम में दूरियां बढ़ते गई और यूरोपियनों से भी दूरियां बढ़ते गई। इस तरह से मैं दूर होता गया और इसी बीच 1857 की क्रांति फैल गई। 57 की क्रांति फैल गई और उसका शुरुआत ब्राह्मण किया, मंगल पांडे किया, जिससे बहुत सारे यूरोपियन जो है मुझसे नज़रें चुराने लगे और कम बातचीत करने लगे। मुझे ये बात समझ आ गई और इसके कारण मैं उनके घर आना जाना बंद कर दिया और
उनसे बात विचार करना धीरे धीरे बंद कर दिया। कारण ये, जब वो बातें करना बंद कर दिए तो मैंने भी धीरे धीरे अपने आप को अलग करने लगा और इस तरह से मैं उन यूरोपियनों से अलग रहने लगा। कि मैंने जो काम किया है, ब्राह्मणी विधवाओं को गुप्त रूप से प्रसूत होने की व्यवस्था और उनके सुरक्षा की व्यवस्था, उनके रहने सहने की व्यवस्था को मैंने जो किया है वो सरकार के बिना सहयोग के किया है। क्या ये सब नहीं दिखती है? और जिस तरह से उन्होंने, यूरोपियन लोगों ने मुझे मदद किया था और आज वो मुंह छुपाते हैं, तो ये उन भद्र पुरुषों को और भद्र यूरोपियनों को शोभा नहीं देती। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके जवाब में ज्योतिराव कहते हैं, सरकार की तो बस एक ही नीति है, जिधर दम उधर हम। और ज्योतिराव कहते हैं कि अछूतों को अछूत होने के कारण ही तो उनके सभी काम धंधे के दरवाजे बंद हैं। अनाथ निराधार विधवाओं को, ब्राह्मणी विधवाओं को पुनर्विवाह नहीं होने के कारण समाज में कुरीतियां हैं और उन्हें भ्रूण हत्या और बाल हत्या जैसी बातें को सामना करना पड़ता है। और इन सब बातों को मैं खुद करवाता हूँ, सहयोग उन्हें देता हूँ, और इन सब बातों को सरकार नहीं ध्यान देती है। तो सरकार को इन सब बातों पे खुली आंखों से देखनी चाहिए और मीडिया सलाहकार, मीडिया को दिखाना चाहिए, पत्रकार को दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं देखते, इस पे आंखें बंद कर लेते हैं। इसकी क्या कारण है? आगे ज्योतिराव लिखते हुए बताते हैं कि भ्रूण हत्या करने वाले और गर्भपात कराने वाली महिलाओं से ज़्यादा इन्हें मातंग और महार के लोग, चोरी डकैती करने वाले ज़्यादा इन्हें दोषी लगते हैं। और सरकार इस पे ज़्यादा ध्यान देती है और इन पे कम ध्यान देती है। तो सरकार की ये गलत रवैया है या नहीं है, इस पे भी ध्यान देनी चाहिए। की जो नीति है, बकवास अधिक और काम कम, इस पे भी ध्यान देनी चाहिए। इनकी बातों को भी ध्यान देना चाहिए। इसमें कहाँ रहते हैं ये लोग? इस पे भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए, तो इस पे भी नहीं देते हैं। और ऐसे ऐसे बुजदिलों को संस्था में रहने से या नहीं रहने से, सरकारी कार्यालयों में रहने से या नहीं रहने से अधिक असर नहीं पड़ता है। तो ये लोग निकल क्यों नहीं जाते हैं? ये सबको निकाल क्यों नहीं देती है सरकार? तो रख के वहाँ पे करती क्या है? इस पे सरकार दोषी नहीं है। कि शूद्रों, अशूद्रों, दलितों, अछूतों को शिक्षा के लिए जो स्कूल खोला गया, उसके शिक्षक बहाली में ये दिलचस्पी नहीं लेते कि क्या ये सरकार की गलत नीति नहीं है? इसमें भी सरकार की गलत नीति है और इसे भी देखना चाहिए कि सरकार जो है सभी सरकारी स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की भी व्यवस्था की है और सारे प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करके स्कूलों में भेजा जाएगा, जिसमें सारे जाति के बच्चे पढ़ेंगे। इसमें सरकार की कोई भेदभाव नीति हमें नज़र नहीं आती है। तब ज्योतिराव अगला बात कहते हैं कि आज बताओ, चाहते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये बात बताओ, जो शिक्षक प्रशिक्षित होकर आए हैं यूरोपियन विद्यालय से, आज तक वो शिक्षक कितने विद्यार्थियों को शिक्षित कर पाए हैं, शूद्र अति शूद्र को? अगर जो शिक्षित नहीं कर पाए हैं और ये कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो उसको सरकार क्यों रखी है? सरकार हटाती क्यों नहीं? इसमें कमी नज़र नहीं आती है? ये भी तो सरकार के नियम है और सरकार की काम है, तो इस पे सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? इसमें तो हमें सरकार की दोष दिखाई देती है और सरकार की रवैया दोषपूर्ण है कि सभी ब्राह्मण लोग, पंडित लोग कहते हैं
कि सभी शूद्र, अति शूद्र और अछूतों के बच्चों को सरकारी स्कूल में लेने से पूरे भारत में, पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसलिए सरकार पूरे बच्चों को स्कूल में लेने से डरती है। यही कारण नहीं लेते हैं सरकार पूरे जातियों के बच्चे को स्कूल में। तो इसके जवाब में ज्योतिराव कहते हैं तो पूरे दलित, अछूत और शूद्र के बच्चों को और फौजी में कैसे भर्ती करते हैं, वहाँ पे हंगामा क्यों नहीं होते हैं? सारे जाति के लोग फौज में जाते हैं और वहाँ रहते हैं, तो इसकी देखभाल कौन करता है? सरकार करती है खुद। तो उसी को हवाले हमारे सरकारी विद्यालय को क्यों नहीं करते हैं? हमारे शिक्षकों को क्यों नहीं करते हैं? तो खुद जो काम रहता है बेहतर वो अपने आप करते हैं। और ये शिक्षा की बात जो है हमारे गोबर गणेश व्यक्तियों पे छोड़ दिया जाता है, गोबर गणेश ब्राह्मणवादियों व्यक्तियों पे। तो कैसे शिक्षा सुधरेगी, कैसे विकास होगा, बताओ तुम्हें। बोलते हैं, प्रश्न करते हैं कि आप ही बताइए कि शिक्षा शूद्रों और अति शूद्रों के बीच में कैसे सुधरेगी, इसके उपाय बताइए। तब वो बताते हैं कि सारे शिक्षा के काम रिटायर्ड कलेक्टर जो है यूरोप के, उनके हवाले सौंप देनी चाहिए और वो बेहतर से शिक्षा के काम करेंगे और सुधारेंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ढोंडीराव कहते हैं अछूतों के बच्चों के बारे में, जहाँ शूद्रों और अति शूद्रों की बातें इस प्रकार है तो अछूतों के बच्चे की तो बात ही नहीं करते हैं। तब ज्योतिराव कहते हैं आखिर ऐसा क्यों? तुम ही तो कहते हो कि सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है, तो तुम फिर ऐसी बातें क्यों उठाते, क्यों करते? इसका मतलब तुम्हारे नज़र में भी सरकार दोषी है और तुम बात नहीं करते उसके खिलाफ। जो ब्राह्मण आपके पास नौकरी करते थे उस समय तक वो छुआछूत नहीं करते थे। और सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ना लिखना सिखाते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ से छूटने के बाद रसोईया में नौकरी किया, बहुत छुआछूत मानने लगा और बीच चौराहे पे एक गरीब सुनार को लाया कर बहुत पीटा था। कारण क्या था कि गर्मी के दिनों में उन्होंने पानी पी लिया था उसके टंकी से। इसके पीछे क्या कारण है? तब ज्योतिराव कहते हैं कि जिन ब्राह्मणों के रचे हुए गीत को आज शूद्र समाज गाता है, लिखे हुए मतलबी धर्म के द्वारा गीत गाता है और छुए हुए पानी के टंकी को ढक कर रखता है और फिर उसी काशी जाने की बात करता है, ऐसे व्यक्तियों को कौन समझाए? फिर ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर अगर जो ऐसी हरकत ना करे तो फिर वो ब्राह्मण जाति कैसे? इस तरह से अध्याय 15 जो है गुलामगिरी की समाप्त होती है।